चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है, जिसमें बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नीतीश सरकार की तोहफों की बारिश। अब 100 यूनिट फ्री बिजली का दांव। फ्री का दांव किसके जमेंगे पांव? क्या बैकफुट पर आएगा महागठबंधन? वैसे तो मानसून चल रहा है, बारिश से सब दो चार हो रहे हैं। वहीं बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में नीतीश सरकार तोहफों की भी बारिश कर रही है। दरअसल बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की तैयारी कर ली है। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जहां इसे मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस पर नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस योजना को लागू कर सकती है। नीतीश सरकार अभी बिहार के लोगों को बिजली पर सब्सिडी देती है। लगभग 15,000 करोड़ की राशि सब्सिडी में सरकार का खर्च होता है। जाहिर है 100 यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार को 5,000 करोड़ की राशि और खर्च करना पड़ सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को हर महीने 700 से 800 तक की बचत हो सकती है। जाहिर है ये फ्री वाला दांव काफी कारगर हो सकता है। बीजेपी ने इस कदम की सराहना की है और इसे एनडीए सरकार का जन कल्याणकारी कार्यक्रम बताया। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग को काफी राहत मिलेगी। बिहार सरकार का हर घर को 100 यूनिट फ्री बिजली देना एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष भले इस पर कितनी भी राजनीति कर ले, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन यह जन कल्याणकारी काम है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार साथ मिलकर हर जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार काम कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बुजुर्गों को सशक्त करना हो, दिव्यांगों को समर्थ बनाना हो, हर दिशा में चहुं और विकास बिहार में हो रहा है। और जनता के बिहार के विकास और जनता की समृद्धि के लिए लगातार सरकार काम करते जा रही है। स्वागत योग्य कदम है यह। नीतीश कुमार का इसे मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। दरअसल विपक्ष की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से उसी का जवाब माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार तेजस्वी के वादे से पहले ही बड़ा दांव चल रहे हैं। इसके पहले भी हाल ही में कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया गया। महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू की गई। राज्य युवा आयोग गठित करने की घोषणा की गई। वहीं बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली वाला दांव सियासी लिहाज से डिसाइडिंग हो सकता है। फिलहाल ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग मंजूरी दे चुका है। अब कैबिनेट बैठक में अंतिम मंजूरी मिलनी है। नीतीश कुमार लगातार मास्टर स्ट्रोक के जरिए तेजस्वी को अपने रणनीति को बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। मतलब फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। जाहिर है जनता के मन में क्या है, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा कि जनता किसके दावों वादों पर एतबार करती है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में 100 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर बिहार के वित्त विभाग ने सफाई दी है। वित्त विभाग ने कहा कि अभी फ्री बिजली देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसको लेकर कोई भी सहमति नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में फ्री बिजली के प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। तो वित्त विभाग ने इन खबरों से साफ इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग और उसमें ये बड़ा प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी। आशुतोष कुमार हमारे साथ संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, 100 यूनिट फ्री बिजली की बात, जिसके बाद एक सियासी पारा जो है बिहार की राजनीति का, वो चरम पर है। वहीं वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव से इनकार भी किया है। बेशक आपने सही कहा, राजनीति पारा चरम पे है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट फ्री देने की बात कही थी और नीतीश कुमार 100 यूनिट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सूचना लीक कैसे हो गई कि बिना कैबिनेट में पास किए हुए यदि सूचना लीक होती है तो ये सरकार के जो डिपार्टमेंट है, खास करके फिनांस डिपार्टमेंट और कैबिनेट डिपार्टमेंट, इन दोनों की तौहीन होती है। और जो जानकार हैं वो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि सूचना लीक होने के एवज में
वित्त विभाग ने एक खंडन भेजा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होनी है और उस बैठक में ये प्रस्ताव जाएगा और इसका अनुमोदन होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो सरकार के नुमाइंदे यानी सरकार की जो पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू के तरफ से बयानबाजियां नहीं होता, क्रेडिट लेने की होड़ नहीं लगती और विपक्षी पार्टी आरजेडी भी इस बात को लेकर हमलावर नहीं होती। तो ये तमाम चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अब सरकार के समक्ष सबसे बड़ा संकट ये है कि ये सूचना आखिर कैसे लीक हो गई। आमतौर पे कैबिनेट में जितने भी प्रस्ताव आते हैं बड़ी ही गोपनीय तरीके से कैबिनेट के मंच पे रखा जाता है और कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं उसका अनुमोदन लेकिन करके अब आशुतोष, ये सही बात है जो आप कह रहे हैं कि बहुत ही गोपनीय तरीके से रखा जाता है जितने भी कैबिनेट में जो भी फैसले होने हैं, जिस पर भी मीटिंग होनी है। लेकिन अब ये बात बाहर सामने आ गई, वित्त विभाग ने इससे इनकार किया है, तो क्या अब समझा जाए मंगलवार को इस पर बात होगी कैबिनेट मीटिंग में, या क्या लगता है कि यू टर्न भी लिया जा सकता है? देखिए, इनकार के बाद इकरार की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अभी फिलहाल खंडन भले ही वित्त विभाग ने कर दिया हो, लेकिन बाद में इसको इकरार करने में भी मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि जिस अंदाज में गोपनीयता के नाम पे ये इनकार किया गया है, जब सरकार चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के समक्ष एक अंतिम कील यही है जिसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार दबाव बनाए हुए थे, क्योंकि तेजस्वी ने जिन जिन बातों का हवाला देकर बैनर पोस्टर में डाला, लगभग तमाम चीजें नीतीश कुमार ने पूरा कर दिया है। एक अंतिम फ्री बिजली वाला जो एपिसोड था उसको भी एक अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा था और सरकार के जो नुमाइंदे थे, जो सरकारी पार्टियां यानी सत्ताधारी पार्टियां थी, वो खुल के इसका श्रेय लेने में एक तरह से कहे जल्दबाजी दिखा दी है। आमतौर पे इस तरह के जब फैसले होते हैं वो कैबिनेट में पास होने के बाद जश्न मनाया जाता है, लेकिन अति उत्साह में पार्टियां ट्वीट करके या अपना बयान जारी करके ये जताने का प्रयास की कि नीतीश कुमार जनता के हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। तो चलिए, अब ये देखना होगा आशुतोष मंगलवार को क्या इस पर यू टर्न लिया जाता है या फिर 100 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर बढ़ते क्राइम को लेकर लगातार हमलावर हैं। वहीं एनडीए के घटक दल एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग भी नीतीश पर क्राइम को लेकर अब निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में क्राइम पर महाभारत छिड़ गया है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर है। पिछले 11 दिनों से कई शहरों और गांवों में हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर अपराधियों ने खूनी वारदात की घटना को अंजाम दिया। पटना के रामकृष्णनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां शुक्रवार की देर रात 10 बजे करीब तृष्णा मिनी मार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा को अपराधियों ने गोली मारी। बता दें कि विक्रम झा दरभंगा के लहरिया सराय के रहने वाला था। पटना के रामकृष्णनगर थाना इलाके में किराए के मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। स्थानीय लोगों ने घायल स्थिति में विक्रम को एनएमसीएच में भर्ती कराया। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसूचक में जो रामकृष्णनगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त करने के साथ ही जो ये थाना है रामकृष्णनगर थाना, डीएसपी साहब और उसके बाद मैं खुद भी घटनास्थल पे आया। आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमरा है हम उनको खंगाल रहे। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे। वहीं नालंदा के नूरसराय में पीएमसीएच की ए ग्रेड नर्स सुशीला कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जाहिर है क्राइम की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रहेगी। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रहेंगे। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन?
बिहार में कानून व्यवस्था की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है। बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। बहरहाल राजधानी पटना की ही बात करें तो पहले व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, फिर स्कूल मालिक अजीत कुमार यादव की हत्या हुई, वहीं रेत कारोबारी की भी हत्या कर दी गई थी। वहीं लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ बिहार में हुआ है। 4 जुलाई को 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई। 10 दिनों में 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। सिवान की ये बात है, जब 4 जुलाई को 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या। अररिया 5 जुलाई महाल गांव में 12 वर्षीय अबू होरेरा की हत्या की गई है, महज 12 वर्ष के। इसके अलावा 6 जुलाई बेतिया, ये 4, 5, 6 लगातार सुनिए। 6 जुलाई सिरिसिया में हृदय मिश्रा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। इसके अलावा भी आपको बताते हैं तो ये 4, 5, 6 जुलाई आपने देखा लगातार हत्या, जिसमें 4 जुलाई को 3 हत्याएं हुई। 10 दिनों में 30 से ज्यादा हत्या। 4 जुलाई को व्यापारी गोपाल खेमका की पटना में हत्या हुई है। ये गोपाल खेमका की सिक्योरिटी पर पहले से सवाल था। इसके बाद 5 जुलाई को पटना में ही स्कूल मालिक अजीत यादव की हत्या हुई है। 5 जुलाई की यह घटना आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 10 जुलाई को कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई है। महज 10 दिन 30 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं अब तक। 10 जुलाई को ही जहानाबाद में महलचक गांव में किसान शिवनंदन की हत्या हुई है। 10 जुलाई को ही समस्तीपुर के गंगापुर गांव में वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। 10 दिनों में 30 से ज़्यादा वारदात। 3 जुलाई को मधेपुरा मुरलीगंज में सब्जी विक्रेता दिनेश दास, उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। तो ये आप सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। मधुबनी 1 जुलाई को सिमरी में युवक मोहम्मद तुफैल की हत्या हुई है। लगातार यह हत्याएं। 7 जुलाई को 65 वर्षीय किसान बद्री यादव की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा 6 जुलाई को टेटमा में एक ही परिवार के 5 लोगों की पीट कर हत्या की गई है। 6 जुलाई डुमरावा गांव में एक युवती और एक युवक की हत्या कर दी गई है। इसके अलावा भी यहीं पे नहीं थमा है। 6 जुलाई को काजी मोहम्मदपुर में पंचायत रोजगार सेवक और इंजीनियर की हत्या कर दी गई। 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं सिर्फ 10 दिनों में। 7 जुलाई को लावापुर नारायण में सुरेंद्र झा की हत्या कर दी गई है। 8 जुलाई को हिसुआ में नवादा के अनिल कुमार सिंह की हत्या की गई है। ये लगातार 10 दिनों का आंकड़ा है। 30 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। बिहार में महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। इंटरनल बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। तो महागठबंधन की यह बैठक इसलिए भी जरूरी क्योंकि इस पर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है। खुद ये तेजस्वी यादव ने कहा और कहा कि इंटरनल बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अब जो सीट शेयरिंग वाली है उस पर अब ये बैठक, महागठबंधन की आज बैठक हुई। बिहार में आने वाले समय में चुनाव और अब जोरों पर चुनाव की सुगबुगाहट जोरों पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तैयारियां हैं, अब सीट शेयरिंग की बात शुरू हो चुकी है। जाहिर है ये सीट, कौन सी सीट, कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी सीटों की शेयरिंग होगी इस महागठबंधन में, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। इंटरनल बैठक में तमाम मुद्दों पर बात हुई, खुद तेजस्वी यादव ने कहा है। तो अब बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। तो इंटरनल बैठक है ना, इंटरनल बैठक बाहर थोड़ी बताया जाता है। क्या हमारा कार्यक्रम रहेगा, हर एक चीज़ की समीक्षा हम लोगों ने किया है और बिहार के लिए लड़ाई लड़नी, बिहार को आगे बढ़ाना है, एक नया बिहार बनाना है। तो हर एक विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, काफ़ी लंबी बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर के भी चर्चा है। हाँ, सीट शेयरिंग पे भी बातचीत। हाँ, बातचीत शुरू। और आगे बढ़ेंगे। कोचिंग सेंटर्स को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान आया है। कोचिंग सेंटर्स अब कोचिंग सेंटर बन गए हैं। धनखड़ ने कहा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फॉलो नहीं करते, बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। ये बड़ा बयान दिया है उपराष्ट्रपति ने कोचिंग सेंटर्स को लेकर। ये कोचिंग सेंटर्स नहीं, कोचिंग सेंटर्स बन गए हैं। ये बच्चों के विकास में रुकावट पैदा करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समय समय पर अपने बयान के लिए भी जाने जाते हैं और एक बड़ा बयान अब कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि ये कोचिंग सेंटर्स नहीं बल्कि कोचिंग सेंटर्स हैं।
coaching centers have turned out to be poaching centers. They have become black holes for talent in regimented silos. You know it. You live in this city. Coaching centers mushrooming. This is menacing for our youth, who are our future. विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत आय वितरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है। भारत ने इस रिपोर्ट पे अमेरिका और चीन को भी पछाड़ दिया है। इसी मुद्दे पर नेशनल अफेयर्स एडिटर के एम शर्मा ने प्रोफेसर जगदीश मुखी से खास बातचीत की। प्रोफेसर जगदीश मुखी एक अर्थशास्त्री, गवर्नर, दिल्ली सरकार के तमाम विभाग के मंत्री रहे और इन्होंने वित्त क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया। हम आज इनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जो भारत सरकार की जो एक डाटा जारी की है मंत्रालय ने, उसमें ये दिया गया है कि जो इनकम इक्वलिटी है उसमें हम चौथे नंबर पे हैं। इसका क्या मैसेज आता है? मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। गत 11 वर्ष के अंदर श्री मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं उसके तहत हर क्षेत्र के वासियों को विकसित होने का मौका दिया गया है, किंतु विशेष रूप से योजनाएं बनाई गई हैं वो इस बात के लिए थी, गरीबों के उत्थान के लिए अनेक अनेक योजनाएं बनाई गई। उसी का परिणाम है कि आज इस 11 साल के अंदर, हमारे 10 साल के अंदर 17 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जो रह रहे थे उनको गरीबी की रेखा से बाहर लेकर के आए हैं। और यही कारण है कि हमारा जो इनकम ग्रुप के अंदर डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, वो काफ़ी कम नज़र आई हैं। ये एक गरीब के। दूसरा ये है कि साथ में उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं, घर बैठे रोज़गार दे रहे हैं और लखपति दीदियां बन रही हैं। उसके कारण भी जो महिलाओं का कोई इनकम नहीं होता था, उनका इनकम हुआ है, वो भी उस गरीबी रेखा से बाहर निकल के आई हैं। इस प्रकार से विश्व के अंदर हम चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने इनइक्वालिटीज़ को कम करने का काम करके दिखाया। ये थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जिन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना और महिलाओं को रोजगार देना, यही वजह है कि हम इनकम इक्वालिटी में अब चौथे नंबर पे आ गए हैं। हमारी स्थिति बहुत खराब थी और जिस रफ्तार से हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि 2047 तक हमारा देश पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद बारिक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।